हेलो एवरीवन। अपने लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि इंजन्स क्या होते हैं, उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट क्या होता है, किस तरीके से डिफरेंट कंपोनेंट्स का मोशन होता है, और हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर फाइनली सिलेंडर के अंदर किस तरीके से पावर को जनरेट करते हैं। अब इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि इंजन को हम लोग क्लासीफाई कैसे करते हैं। ठीक है, ये पुराना एक रूल चले आ रहा है अंग्रेजों के जमाने से कि सबसे पहले आप किसी भी चीज को अगर देखते हो या आप उसको प्रॉपरली समझना चाहते हो तो उसको डिवाइड करो। अंग्रेजों ने रूल दिया था डिवाइड एंड रूल। तो अपन किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को देखते हैं तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आती है, देन उसका क्या आता है, क्लासिफिकेशन। तो उसको कितने डिफरेंट कैटेगरीज में अपन डिवाइड कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो शुरू करते हैं अपन क्लासिफिकेशंस ऑफ आईसी इंजन। आप लोगों को पता है आईसी इंजन वो उस टाइप के इंजन होते हैं जिसके अंदर फ्यूल जो है वो इंजन सिलेंडर के अंदर बर्न होता है। मतलब डेफिनेटली हमको कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस चाहिए जो कि सिलेंडर के अंदर क्या हो, बर्न हो, जिसका कंबशन हो। ठीक है, तो सबसे पहला अपना क्लासिफिकेशन जो है वो इस चीज पे बेस्ड है कि आप फ्यूल क्या यूज करोगे। आग लगाने के लिए अपन किस चीज को जलाएंगे इंजन के अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग to fuel use, according to fuel use। फ्यूल्स के अंदर हम लोग लिक्विड्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है ना, ऑयल्स को बर्न कर सकते हैं। जनरली हमारा जो फ्यूल होता है वो लिक्विड्स के अंदर हम लोग पेट्रोल, डीजल, ठीक है। अब कुछ बायोफ्यूल्स भी आ गए हैं, है ना, कुछ जो ऑयल्स हैं उनको भी अपन डीजल के अंदर मिक्स करके इंजन्स को रन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि जोजोबा है, जत्रोपा है, इनके ऑयल्स जो है उसको अपन बायोफ्यूल्स कहते हैं। तो उसको हम लोग डीजल के अंदर मिक्स करके 20% 30% तक मिक्स करके हम लोग फ्यूल एज अ फ्यूल यूज करते हैं। बट बेसिकली कन्वेंशनली हमारे पास दो फ्यूल्स हैं, एक पेट्रोल है और एक डीजल है। सेकेंड हमारा जो फ्यूल है वो गैसेस, सीएनजी आ गई है। आपकी कार्स में आप एलपीजी से चलाते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। थर्ड, वैसे तो ये थर्ड कोई फ्यूल नहीं है, ठीक है, पेट्रोल इंजन्स, डीजल इंजन्स और गैस इंजन्स। थर्ड आपका हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा कुछ अभी ऑटोज चलने लगे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, यो बाइक्स आई थी वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। बट ये एक आईसी इंजन का टाइप नहीं है, ये डेफिनेटली एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। बट नाउअडेज हम लोग एज अ व्हीकल के अंदर जो इंजन लग रहा है उसको हम लोग एक इलेक्ट्रिकल मोटर भी बना सकते हैं और व्हीकल रन करवा सकते हैं। दैट्स व्हाई ये यहाँ पे बताया, अदरवाइज ये एज अ कन्वेंशनल आईसी इंजन का पार्ट नहीं है। ठीक, अब आपका फ्यूल का जब कंबशन होगा तो उसके अंदर क्या होगी, पावर जनरेट होगी। पावर जनरेट होने के कारण आपने देखा था एक क्रैंक था हमारे पास, क्रैंक एक रोटेटिंग एलिमेंट था, ठीक है। एक पिस्टन अप गया, डाउन आया, क्रैंक का 360 डिग्री का रिवॉल्यूशन होता है। मतलब पिस्टन ने अपना एक स्ट्रोक लेंथ ट्रैवल किया, बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर, देन टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, सेकंड स्ट्रोक लेंथ ट्रैवल किया, तो इतने में क्रैंक क्या हो जाती है, पूरी तरीके से रोटेट हो जाती है। ये अगर उसका बॉटम डेड सेंटर है तो यहां से वो ऊपर गया तो क्रैंक आपको कितना रिवॉल्यूशन मिला, 180 डिग्री का। फिर इसी लाइन स्ट्रोक में वो वापस आया तो क्रैंक ने अपना कितना दिया, रिमेनिंग 180 का रिवॉल्यूशन दिया। मतलब पिस्टन अगर अपना एक स्ट्रोक कवर करता है तो क्रैंक 180 डिग्री से रोटेट होती है। अब जब आप ये फ्यूल बर्न करेंगे तो क्रैंक के पर रोटेशन आपको कितने पावर स्ट्रोक मिलेंगे, यानी कितने ऐसे झटके मिलेंगे पिस्टन के ऊपर जिसमें आप अपनी कंबशन की प्रोसेस एग्जीक्यूट
करवा लोगे, उसके बेसिस में हम लोग इंजन को डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टू स्ट्रोक्स। फर्स्ट आपने देखा होगा 2 स्ट्रोक एंड सेकेंड आपने देखा होगा 4 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन एंड 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है। 2 स्ट्रोक इंजन के केस में आप नाम से दिख रहा है 2 स्ट्रोक, मतलब आपका जो पावर स्ट्रोक जनरेट होगा वो पिस्टन के 2 स्ट्रोक में, 1 पावर स्ट्रोक मिलेगा पिस्टन के 2 स्ट्रोक में। पिस्टन के एक स्ट्रोक में आपको रिवॉल्यूशन कितना मिलता है 180 डिग्री का, तो दूसरे स्ट्रोक में रिवॉल्यूशन कितना मिलेगा 360 डिग्री का। 1 2, ये 1 2, ठीक है। तो यहां पर आपको क्रैंक के हर रिवॉल्यूशन पे एक पावर स्ट्रोक मिलेगा, यानी ये बोल सकता हूं कि 2 स्ट्रोक इंजन in which working cycle is completed in 2 strokes moved by piston और ट्रेवल्ड बाय पिस्टन। मतलब पिस्टन अपने 2 स्ट्रोक चलेगा तो आपकी एक पूरी वर्किंग साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। जिंदगी में जीने के लिए हमारी जो वर्किंग साइकिल है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, हम लोग भी 4 बेसिक स्ट्रोक्स के ऊपर वर्क करते हैं, 4 बेसिक प्रोसेस के ऊपर वर्क करते हैं। सक्शन, देन चबा के खाना अंदर जाता है, कंप्रेशन, पावर जनरेट होती है, देन एग्जॉस्ट, ठीक है। तो यही 4 प्रोसेस आपके इंजन के अंदर भी चलती है, जिसमें वो एक बार फ्यूल अंदर लेता है, उसको कंप्रेस करते हैं, उसमें जलाते हैं, उसमें पावर लेते हैं और जो बची हुई गैसेस है उनको फिर एग्जॉस्ट करते हैं। इसको अपन बोलते हैं पूरी एक वर्किंग साइकिल। अगर ये वर्किंग साइकिल एग्जीक्यूट करवाने में, ये 4 प्रोसेस की एक कंप्लीट साइकिल करवाने में पिस्टन को 2 स्ट्रोक चलने पड़ते हैं। 2 स्ट्रोक बोले तो एक बार टीडीसी से बीडीसी, देन वापस बीडीसी से टीडीसी, इशारा उल्टा हो गया, बीडीसी से टीडीसी, देन टीडीसी से बीडीसी। इस तरीके से 2 बार अगर पिस्टन चलता है और आपकी ये सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट की चारों प्रोसेस यानी एक कंप्लीट साइकिल एग्जीक्यूट हो जाती है, तो आप बोलोगे स्ट्रोक इंजन कैसा है 2 स्ट्रोक इंजन है। मतलब आपको हर 2 स्ट्रोक के बाद में एक पावर स्ट्रोक मिलता है, यानी जिसके अंदर फ्यूल आपका क्या होता है बर्न होता है। सिमिलरली अगर 4 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो अ वर्किंग साइकिल is completed in 4 strokes traveled by पिस्टन के 4 बार टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी ट्रैवल करने पर आपको एक वर्किंग साइकिल मिलेगी। एक बार जब टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी आता है तो क्रैंक रोटेट होती है 180 से, तो पिस्टन 4 बार अपने स्ट्रोक्स लगाएगा तो कितने डिग्री से रोटेट होगी 120, 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 यानी 720। तो 720 डिग्री के रिवॉल्यूशन के अंदर आपको अपनी साइकिल कंप्लीट होगी। पिस्टन के कितने स्ट्रोक्स 4, क्रैंक के कितने रिवॉल्यूशन 720 डिग्री का, मतलब क्रैंक पूरी कितनी बार घूम जाएगी 2 बार। तो अपन यहां देख सकते हैं 2 स्ट्रोक के अंदर क्रैंक एक बार घूमती है तो एक पावर स्ट्रोक मिलता है। यहां पे क्रैंक 2 बार मिलती है तो यहां पर क्रैंक 2 बार घूमती है तो एक पावर स्ट्रोक मिलता है। तो पावर किसके अंदर ज्यादा जनरेट हो रही है 2 स्ट्रोक के अंदर। 4 स्ट्रोक के अंदर 2 बार घूमने पे एक बार खाना मिल रहा है आपको। यहाँ पे जब आप घूम के आ रहे हो तब खाना मिल रहा है, तो खाना यानी एनर्जी किसमें ज्यादा मिल रही है 2 स्ट्रोक में। 4 स्ट्रोक में एनर्जी कम मिल रही है। और बाकी डिफरेंसेस अपन इसके आगे बाद में देखेंगे।
जैसे इसका साइज छोटा होता है, इसका साइज बड़ा होता है, हैवी हो जाता है। 2 स्ट्रोक से केस के अंदर इफिशिएंसी आपको कम मिलती है, इसके अंदर इफिशिएंसी ज्यादा मिलती है। जल्दी जल्दी खाना खा रहे हो, बदहजमी हो गई, तो जितना खाया था पूरी तरीके से पचा नहीं पाए, उसकी एनर्जी नहीं ले पाए। सेम केस आपके 2 स्ट्रोक के केस में होता है। जितनी जल्दी जल्दी वो जलाने की कोशिश करता है, प्रॉपरली फ्यूल बर्न नहीं हो पाता और एग्जॉस्ट के साथ कुछ फ्यूल का पोर्शन भी बाहर निकल जाता है। जो फ्यूल अपने को एनर्जी दे सकता था वो फ्यूल भी एग्जॉस्ट के साथ फ्री पॉकेट में बाहर निकल जाता है, इसलिए 2 स्ट्रोक की एफिशिएंसी कम मिलती है। ये डिफरेंसेस अपन डिटेल्स में बाद में देखेंगे। तो 4 स्ट्रोक इंजन मतलब पिस्टन के 4 स्ट्रोक, 1 वर्किंग साइकिल। हर वर्किंग साइकिल में कितने पावर स्ट्रोक मिलेंगे आपको? 1 पावर स्ट्रोक मिलेगा। 1 पावर स्ट्रोक का मीनिंग क्या? कि आपने एक बार फ्यूल को जलाया होगा। समझ में आता है इतना? ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल यूज, हम लोग लिक्विड या गैसियस फ्यूल जनरली यूज करते हैं आजकल जो व्हीकल्स में अपन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक्स जिसके अंदर आप अपनी वर्किंग साइकिल कंप्लीट कर सकते हो। ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, अब अपन ने बात की फ्यूल जलेगा। जलता कहाँ है फ्यूल? सिलेंडर के अंदर। ठीक है। अब आप सोचो कि अगर एक से ज्यादा सिलेंडर होते, एक से ज्यादा सिलेंडर होते तो ज्यादा जगह फ्यूल जलता। जितनी ज्यादा आग लगाऊंगा उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। कंबशन की जो प्रोसेस है हमारी, वो कंबशन की प्रोसेस किस चीज पर डिपेंड करती है? कि आपने नंबर ऑफ जो सॉरी अमाउंट ऑफ फ्यूल जितना ज्यादा बर्न किया होगा, जितनी ज्यादा क्वांटिटी में आप फ्यूल को बर्न करोगे उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी। जितनी ज्यादा हीट जनरेट होगी उतना ही पावर मिलेगा अपने को। ठीक है। तो नंबर ऑफ सिलेंडर्स अगर प्रोवाइड करूं, एक सिलेंडर के अंदर जो मैंने फ्यूल जलाया, इसकी जगह में एक से ज्यादा सिलेंडर भी तो दे सकता हूं जहां पे फ्यूल का कंबशन की प्रोसेस एग्जीक्यूट करवा सकूं। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिलेंडर्स, फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे? फ्यूल के बेसिस पे, कि क्या जलाऊंगा। ठीक है। कब कब जलाऊंगा? तो हर 2 स्ट्रोक के बाद जलाऊंगा या हर 4 स्ट्रोक के बाद जलाऊंगा, तो उसके बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक्स। थर्ड चीज, कितनी जगहों पर जलाऊंगा, यानी कितने नंबर ऑफ सिलेंडर्स में इंजन के अंदर प्रोवाइड करूंगा जहां पे मैं अपनी ये वर्किंग साइकिल्स एग्जीक्यूट करवाऊंगा। तो अपन देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिलेंडर्स आप एक सिलेंडर भी बना सकते हो, आप एक से ज्यादा सिलेंडर बना सकते हो। सिलेंडर बेसिकली कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम का बनता है, लाइट एल्यूमिनियम वाला का बनाया जाता है कास्टिंग के प्रोसेस से। कास्टिंग के प्रोसेस से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसका जो शेप है वो इजीली बन जाएगा और सबसे चीप प्रोसेस है कास्टिंग की। आप किसी और मेथड से बनाना चाहो तो आपको उसमें एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड अपना क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर्स। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर्स। तो नंबर ऑफ सिलेंडर्स के बेसिस पे अगर बात करें तो बहुत बात होगी। एक जगह पे अगर मैं जलाता हूं तो सिंगल जगह पे आपने कंबशन करवाया, मतलब आपको कितने नंबर ऑफ सिलेंडर चाहिए? एक सिलेंडर। आप बोल रहे हो कि थोड़ा थोड़ा हर जगह पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, मैं यहाँ भी आग लगा लूं, यहाँ भी आग लगा लूं, यहाँ भी आग लगा लूं। आग लगा लूं इन द सेंस कंबशन की प्रोसेस, यानी जो अपना बेसिक वर्किंग है इंजन का, वो एक जगह से ज्यादा जगहों पर मैं एग्जीक्यूट करवा लूं। तो नंबर ऑफ सिलेंडर्स के बेसिस पे ए आपका है सिंगल सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर इंजन। जैसे हमारी बाइक्स में देखा है अपन ने, एक ही ब्लॉक होता है, वो नीचे जो इंजन के पेट्रोल टैंक के नीचे अपने दिखता है। ठीक है। सो सिंगल सिलेंडर इंजन। ठीक है। सेकेंड चीज, आपको ज्यादा पावर चाहिए, कार्स की बात करें, ठीक है, हैवी होते हैं। ट्रक्स की बात करें और ज्यादा हैवी होते हैं। आपने बुलडोजर्स वगैरह देखे होंगे, वो और ज्यादा हैवी वर्क करते हैं, तो वहां पे आपको नंबर ऑफ इंजन सिलेंडर क्या रखने पड़ेंगे? ज्यादा रखने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ सिलेंडर्स मल्टी सिलेंडर।
मल्टी सिलेंडर इंजन के केस में बोले तो एक से ज्यादा इंजन सॉरी एक से ज्यादा सिलेंडर्स होंगे। अब हर सिलेंडर के लिए एक एक एक्स्ट्रा पिस्टन भी लगेगा, सारे पिस्टन्स के साथ कनेक्टेड एक कनेक्टिंग रॉड भी लगेगी। बट ये सारी कनेक्टिंग रॉड, सारे पिस्टन्स एक कॉमन क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करेंगे, मतलब क्योंकि पावर तो मुझे एक ही जगह इकट्ठा करना है ना, तो सब घुमाएंगे किसी एक ही शाफ्ट को, घुमाएंगे किसी एक ही शाफ्ट को। फोर्थ, अब नंबर ऑफ सिलेंडर्स, तो जब आप सिंगल सिलेंडर यूज कर रहे हो तो उसके कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, अब सिंगल सिलेंडर का कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो सकता है, सिलेंडर वर्टिकल रख लो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस ऑफ सिलेंडर, इंक्लाइन रख लो, हॉरिजॉन्टल रख लो। पुरानी आपने देखी होगी CD100 और हीरो होंडा जो पुरानी आती थी, CD100 का इंजन कैसा होता था, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अभी हमारी बाइक में जो इंजन होता है वो वर्टिकल से थोड़ा 10 से 15 डिग्री झुका हुआ होता है, ठीक है। और पुराने इंजन जैसे वो शायद रॉयल एनफील्ड का जो 350 सीसी का बुलेट निकला था, डीजल इंजन निकला था, वो कैसा था आपका, वर्टिकल सिलेंडर। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस, एक्सेस ऑफ सिलेंडर, ये बेसिकली ये क्लासिफिकेशन अपन किसके अंदर देखते हैं, सिंगल सिलेंडर इंजन के केस में। सिंगल सिलेंडर इंजन के केस में ये क्लासिफिकेशन देते हैं कि अगर सिलेंडर का एक्सिस कैसा हो सकता है, ये पिस्टन, connecting rod, ठीक है, this axis is inclined at an angle theta degree, तो A आपका हो सकता है inclined, आपका सिलेंडर वर्टिकल हो सकता है, जैसे कि अपन ने पहला वाला डायग्राम बनाया था हमारा, ये पिस्टन, ये कनेक्टिंग रॉड, ये कैसा हुआ, वर्टिकल सिलेंडर इंजन। बी, और आपका इंजन हो सकता है जिसका सिलेंडर कैसा हो, हॉरिजॉन्टल। यही मैंने आपको बात बोली थी, टीडीसी और बीडीसी अपन बोलते हैं, टीडीसी और बीडीसी एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ पिस्टन, जहां तक पिस्टन मूव कर सकता है, ठीक है। बट हॉरिजॉन्टल इंजन के केस के अंदर हम लोग ये बता सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल इंजन अगर है मेरा, तो हॉरिजॉन्टल इंजन अगर मेरा है, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ये पिस्टन, पिस्टन का अरेंजमेंट कैसा, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर इंजन का जो पिस्टन का मूवमेंट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, इसके अंदर पिस्टन का मूवमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, इसमें पिस्टन का मूवमेंट एक्सियल डायरेक्शन में। इसी केस में हम लोग जो एक्सट्रीम कंडीशंस है पिस्टन की, उसमें उनको इनर डेड सेंटर और आउटर डेड सेंटर्स बोलते हैं। आउटर डेड सेंटर वो जो क्रैंक साइड पर है, इनर डेड सेंटर वो जो सिलेंडर हेड साइड पर है, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस ऑफ सिलेंडर इन केस ऑफ किसमें देखा हमने, ये सिंगल सिलेंडर इंजन के केस में। जब नंबर ऑफ सिलेंडर्स है तो अरेंजमेंट ऑफ 3 डायमेंशन में कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंजन आपका, आपने सुना होगा वी इंजन आता है हार्ले में, है ना। सिमिलरली डब्ल्यू इंजन है, डब्ल्यू शेप का इंजन है, इनलाइन है, मारुति 800 के इंजन सिलेंडर अगर आपके कॉलेज में लैब में देखा हो अपन ने, तो एक ब्लॉक होता है जिसमें 4 छेद होते हैं, 4 होल्स किए होते हैं। तो मतलब वो क्या है, एक सिलेंडर ब्लॉक है, उसके अंदर 4 सिलेंडर्स बने हुए,
सिंगल ब्लॉक हैविंग 4 सिलेंडर्स, सबके एक्सिस कैसे पैरेलल है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन हमारा अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर के बेसिस पे। फर्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन ने 4 हो गए ना हमारे, राइट। अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर्स, तो सिलेंडर्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे इनलाइन, इनलाइन मल्टी सिलेंडर इंजिन्स। तो इनलाइन बोले तो क्या, एक कॉमन ब्लॉक है आपके पास, इस ब्लॉक में ये सिलेंडर ब्लॉक, ये सिलेंडर का होल, ठीक है। तो बीच में ये क्या है हमारा, अपना ब्लू कलर का टोटल ब्लॉक। यहाँ पिस्टन होगा, यहाँ पिस्टन होगा दोनों रेड लाइंस के बीच में, यहाँ पिस्टन होगा दोनों रेड लाइंस के बीच में। या अगर इसी को 3D में अगर देखना चाहें हम लोग, तो ये आपका सिलेंडर ब्लॉक, इसके टॉप पे आपने यहाँ एक होल किया, रेड पेन से वो होल कर देता हूँ क्योंकि नीचे तक जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 होल्स है, एक सिंगल कॉमन ब्लॉक के अंदर, एक ही लाइन में है। तीनों का जो एक्सिस है वो कैसा है, एक्सिस ऑफ सिलेंडर्स, इसका एक्सिस, तीनों के एक्सिस कैसे हैं, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। और एक ही लाइन में, इन लाइन ऑल सिलेंडर्स, सारे के सारे सिलेंडर्स एक ही रेखा में, ठीक है। सेकेंड हम लोग इसका देख सकते हैं, बी इंजन। वी इंजन बोले तो जो आपके 2 सिलेंडर्स हैं उन दोनों के एक्सिस के बीच में क्या होगा, कुछ एंगल होगा। ये देखा जाए तो इनलाइन को अपन बोल सकते हैं इनलाइन सिलेंडर्स, वो वी इंजन है जिसमें एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, 0 है, ठीक। वी के अंदर आपका 1 सिलेंडर, इसी से कुछ एंगल के ऊपर सेकंड सिलेंडर, इन दोनों सिलेंडर्स के अंदर मूव करने वाले आपके पिस्टन, P फॉर पिस्टन, P फॉर पिस्टन, और इनसे कनेक्टेड आपकी कनेक्टिंग रॉड,
क्योंकि क्रैंक से कनेक्टेड होगी, 2 कनेक्टिंग रॉड्स, 2 क्रैंक शाफ्ट, कॉमन क्रैंक शाफ्ट। सेम क्रैंक शाफ्ट से दोनों इंजन्स की कनेक्टिंग रॉड्स कनेक्टेड है, बट दोनों के एक्सिस के बीच में क्या है, कुछ एंगल है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका वी इंजन। तो वी इंजन के केस में 2 सिलेंडर ब्लॉक्स जिनके एक्सिस जो है किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड है, दोनों सिलेंडर के अंदर मूव करने वाले पिस्टन से 2 अलग अलग कनेक्टिंग रॉड्स, बट दोनों कनेक्टिंग रॉड्स किससे कनेक्टेड है, सेम क्रैंक से कनेक्टेड। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी ये तीनों पिस्टन, इनसे निकलने वाली कनेक्टिंग रॉड्स कॉमन क्रैंक शाफ्ट पे कनेक्टेड होंगे। ठीक है, पावर आपको एक ही जगह में मिलेगी। ठीक, अब इसी वी के अंदर मैं एक डंडी यहां से और निकाल दूं तो ये वी क्या बन जाएगा, W। तो वी इस का एक्सपांशन जो है वो क्या है, W इंजन। W इंजन आपने बुगाटी का नाम सुना होगा ना, नाम तो सुना ही होगा, हर यंगस्टर की चॉइस होती है कि मुझे बुगाटी मिल जाए, है ना। W16 में W क्या स्टैंड कर रहा है, इंजन का जो शेप है वो, है ना। बेसिकली अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो ये W इंजन ऐसे कुछ तो भी एक जनरल अपन बना सकते हैं। 3 सिलेंडर मान लो अभी तो, 3 सिलेंडर्स, तीनों के अंदर 3 अलग अलग पिस्टन्स, P फॉर पिस्टन, P फॉर पिस्टन, P फॉर पिस्टन, देन इसकी कनेक्टिंग रॉड, शाफ्ट की कनेक्टिंग रॉड सेम क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड है, और इनकी कनेक्टिंग रॉड भी सेम, ठीक है, सेम क्रैंक शाफ्ट पे। डेफिनेटली इनका जो पिस्टन्स की पोजीशन यहाँ पे सेम दिखाई दे रही है वो सेम नहीं होगी। ये अगर टीडीसी पे है तो ये उससे कुछ अलग पोजीशन पे होगा, मे बी टीडीसी और बीडीसी के बीच में हो सकता है, और ये हो सकता है उस टाइम पे बीडीसी पे हो, है ना। पिस्टन की पोजीशन डायग्राम में आपको मैं सेम दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम सिर्फ इतना है अभी कि मैं आपको शेप ऑफ इंजन बता दूं। आपको यहाँ दिख रहा होगा ये कैसे शेप में है, W, है ना, W के शेप में। तो ये क्या हो गया आपका W इंजन। ठीक, इसी तरीके से अगर इसमें नंबर ऑफ सिलेंडर्स को बढ़ाते जाऊं, मैं नंबर ऑफ सिलेंडर्स बढ़ाते जाऊं, तो आप देख रहे हो कि इसको अगर मैं रिपीट करते जाऊं तो ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट बन जाएगी मेरी सिलेंडर्स की, है ना, जिसमें पिस्टन्स का मोशन किसकी तरफ होगा, ये क्या बन जाएगा उस केस में, सर्कल का सेंटर बन जाएगा। अगर इसी को अगर मैं ये सारे W's में और बढ़ा दूं, ऐसे 4-5 W's अगर लगा दूं, तो D आपने एक लगाया, एक सिलेंडर, दूसरा, तीसरा, तीन एंगल पे कुछ तो भी, चौथा, पांचवा। आप देख लेना इसको, करेक्ट जो है ना सेम ही होंगे ये, 1 2 3 4 5, एक बीच में और डाल देते हैं छोटा सा, क्योंकि जनरली
6 सिलेंडर्स यूज किए जाते हैं। सारे सिलेंडर्स कहाँ है? सर्कल की सर्कमफेरेंस में, देखा है सर्कल। और ये इसका क्या हो गया? सेंटर। इसमें यहां पिस्टन, ये पिस्टन, सिलेंडर्स जो है वो एक सर्कल की सर्कमफेरेंस पे अरेंज है। पिस्टन का मोशन जो है वो किधर हो रहा है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर अरेंजमेंट। ये सारी कनेक्टिंग रॉड्स यहां से निकलेंगी, यहाँ एक कॉमन क्रैंकशाफ्ट आपकी, सब कनेक्टिंग रॉड्स जो है वो इसी क्रैंकशाफ्ट से क्या होगी? कनेक्ट होगी। ठीक है, तो पिस्टन का मोशन किस डायरेक्शन में होगा? पिस्टन्स आर मूविंग along radius of circle about which all cylinders are arranged। और सबके सेंटर में कौन है? आपकी क्रैंकशाफ्ट। इस रेडियस के अलाउंग जो मोशन हो रहा है ना, उसके कारण हम लोग इस टाइप के इंजन को क्या बोलते हैं? रेडियल इंजन। क्या हो गए ये? रेडियल इंजन। मतलब आपने इनलाइन लगाए, देन उसके बाद वो इनलाइन के बीच में एंगल दिया तो वी लगाया, वी के बीच में आपने एक तीसरी डंडी डाल दी, तो आपका डब्ल्यू इंजन हो गया। एंड डब्ल्यू का एक बहुत सारा अरेंजमेंट आपने एक सर्कुलर लोकस के ऊपर सजा लिया, तो आपका ये क्या हो गया? रेडियल इंजन। ठीक है। देन पिस्टन के और सिलेंडर के मोशन के बेसिस पे अगर आप देख रहे हो, वी ब्लॉक ऐसा है अपना, पिस्टन ऐसे ऐसे चल रहे हैं, हाँ, ये एंगल और बड़ा करते जाऊं तो पिस्टन ऐसे ऐसे भी चल सकता है ना। तो एक सिलेंडर की एक्सिस की डायरेक्शन ये हो गई, दूसरे सिलेंडर की एक्सिस की डायरेक्शन ये हो गई। मतलब वी ब्लॉक इंजन के केस में अगर मैं ये पूरा एंगल कितना ले लूं? 180 डिग्री का ले लूं, तो उस केस में आपका सिलेंडर कहलाता है अपोज सिलेंडर इंजन। क्या कहलाता है? अपोज्ड सिलेंडर। सिलेंडर के दोनों एक्सिस की डायरेक्शन अलग अलग है, अपोजिट है। opposed ये एक सिलेंडर, इस सिलेंडर के अंदर ये एक पिस्टन, ये कनेक्टिंग रॉड, ये क्रैंक से कनेक्टेड है, ये आपकी क्रैंक, सेकंड क्रैंक, सेकंड कनेक्टिंग रॉड, यहां से मूव करने वाला आपका सेकंड पिस्टन, और ये सेकंड पिस्टन का सेकंड सिलेंडर। यहां पे देख रहे हो आप इस सिलेंडर के एक्सिस की डायरेक्शन, इस सिलेंडर के एक्सिस की डायरेक्शन, और इन दोनों सिलेंडर्स के बीच में जो एंगल दिख रहा है, दोनों एक्सिस के बीच में जो एंगल दिख रहा है वो कितना है? 180 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं अपन? अपोज सिलेंडर इंजन। कॉमन क्रैंकशाफ्ट अगेन, बट कंबशन एट टू प्लेसेस। ठीक। अब इस तरीके से जब पिस्टन अपोजिट डायरेक्शन में मोशन, सिलेंडर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, सिमिलरली पिस्टन भी तो अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, कर सकते हैं। जैसे एक पिस्टन
लेफ्टवर्ड जा रहा है तो साइमल्टेनियसली दूसरा पिस्टन राइटवर्ड आए, और बीच में फिर उस केस में जो वो हेड वाला पार्टीशन है उसको अपन क्या करते हैं, हटा देते हैं। दोनों पिस्टन के बीच का जो रीजन है वही हमारा क्या बन जाएगा, कंबस्शन चैम्बर, मतलब वो जगह जहां पर कंबस्शन की प्रोसेस एग्जीक्यूट करवा सकता हूं। अपोज सिलेंडर, अपोज पिस्टन इंजन। एक कॉमन बड़ा सा सिलेंडर ले लो, एक पिस्टन, पिस्टन 1 P1, पिस्टन 2 P2, इसके साथ कनेक्टेड मेरी फर्स्ट कनेक्टिंग रॉड और इसकी एक क्रैंक। अभी तक अपन ने देखा कि जो क्रैंक शाफ्ट है वो कॉमन है, बट यहां पर कॉमन क्या है, कंबशन चैम्बर। जो भी वॉल्स अरेंजमेंट देनी है आपको वो आप यहां दे सकते हैं, जो उसका क्लियरेंस वॉल्यूम होगा, क्योंकि दोनों पिस्टन अगर अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे भी आ जाए तो बीच में कुछ वॉल्यूम तो होना चाहिए जिसमें कंप्रेस्ड गैसेस रहेंगे। उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर आप अपने ये तीनों अरेंजमेंट्स दे दो, और डिपेंड करता है कि आप इधर देना चाहते हो, कुछ इधर दे सकते हो, कुछ इधर दे सकते हो। क्रैंक कैसा मूव करेगी, अगेन वही क्रैंक तो अपना कंप्लीट रोटेशन करवाएगी। लेकिन अब देखो एक बार यहाँ फ्यूल चलेगा, लेकिन तुमको पावर स्ट्रोक्स कितने मिलेंगे, दो जगह पे, एक इधर, तो पावर साइमल्टेनियसली वन कंबशन प्रोसेस के साथ में आपको दो जगह पे पावर साइमल्टेनियसली मिलेगी, ठीक है। और जो कंबशन का रीजन है वो इन दोनों पिस्टन के बीच का ये जो रीजन है उसमें आप कंबशन की प्रोसेस करोगे, ठीक है। मतलब दोनों पिस्टन साइमल्टेनियसली अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, दोनों पिस्टन साइमल्टेनियसली वापस अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। वो अपोजिट पिस्टन मोशन के कारण इसका नाम क्या है, अपोज पिस्टन इंजन, ठीक है। तो ये अपोज पिस्टन, अपोज सिलेंडर। अब अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर्स के बेसिस पे जो अपन ने देखा अभी तक उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इनलाइन इंजन्स, एक्सिस ऑफ सिलेंडर्स कैसे हैं एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। वी इंजन्स, एक्सिस ऑफ सिलेंडर्स के बीच में कुछ एंगल है। वी इंजन की कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं एक सिलेंडर हेड और डाल दूं इसमें तो आपके तीन बन जाएंगे, एक, दो, तीन, तो ये डब्ल्यू इंजन। इसी डब्ल्यू को आप ऐसे रिपीट कर दो तो एक सेंटर के ऊपर ये रेडियल मोशन ऑफ पिस्टन, रेडियल मोशन ऑफ पिस्टन, रेडियल मोशन ऑफ पिस्टन, रेडियल मोशन ऑफ पिस्टन, सेंटर पे एक क्रैंक जोड़ दी, तो ये क्या होगा आपका सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर्स बन जाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका रेडियल। रेडियल इंजन के बाद सिलेंडर की डायरेक्शन अलग अलग, मतलब वी को खोलते खोलते उनके बीच का एंगल 180 कर दो, सिलेंडर अलग अलग डायरेक्शंस में, और पिस्टन के मोशन की डायरेक्शंस अलग अलग, मतलब दो पिस्टन है, दोनों पिस्टन आपस में कैसे जाएंगे, एक दूसरे को अपोज करते हुए। इस केस में स्पेशलिटी यही है कि आपके पास कॉमन कंबशन चैम्बर होगा, आपको दो अलग अलग हेड्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक ही बार कंबशन के साथ में आपको दो अलग अलग जगहों पे क्रैंक्स के ऊपर क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड चीज, अभी तक अपन ने जितने भी इंजन्स देखे उसमें बात की मैंने पिस्टन की, सिलेंडर की, मतलब इंजन्स कैसे थे, रेसिप्रोकेट, ठीक है। अप्रॉक्स शायद 1957 में, ठीक है, एक इंजन और प्रोड्यूस किया, इन्वेंट हुआ था, वेंकल इंजन। वेंकल इंजन के केस में जो कंबशन की प्रोसेस या पिस्टन पे फोर्स लगाने वाली प्रोसेस, मतलब वो बेसिक एलिमेंट जिसके ऊपर फोर्स लगा के आपको पावर मिलता है, वो कैसा लिया था उन्होंने, रोटेटिंग एलिमेंट लिया, तो उसको क्या कहा था, रोटरी इंजन। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन ऑफ इंजन वी फर्दर क्लासिफाइड दैट रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स और रोटरी इंजन।
तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन और रोटरी इंजन्स ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन। अभी तक जितने भी एग्जांपल्स दिए मैंने उसमें पिस्टन और सिलेंडर्स की बात की है। तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन तो अंडरस्टूड है कि क्या होता है। डिजाइन ऑफ इंजन, फर्स्ट आपका रेसिप्रोकेटिंग इंजन, और जिसमें आपने अभी तक देख ही लिया है, बहुत बार बना चुके हैं डायग्राम अपन। पिस्टन है, पिस्टन का जो मूवमेंट है वो कैसा है, रेसिप्रोकेटिंग बोले तो क्या, लीनियर बट रिपीटिंग, वही रेसिप्रोकेट करना। सेकंड बी जो आप पहली बार देखोगे, एक सर्कुलर सिलेंडर आपका, ठीक है, इसमें ट्रायंगुलर शेप का पिस्टन बोल सकते हो, बट ये एक्चुअल में एक रोटेटिंग एलिमेंट है। ये कॉमन शाफ्ट से कनेक्टेड है। इसके अबाउट ये क्या करता है, रिवॉल्व। देख रहे हो आपने तीन अलग अलग जगह बताए, ये एरिया सबसे ज्यादा है, तो ये वो एरिया जहां पर आपका एरिया ज्यादा है, मतलब ये क्या हो गया आपका सक्शन वाली जगह। तो सक्शन में आपका एयर और फ्यूल या फ्यूल जो भी अंदर आना है वो अंदर आया। जैसे जैसे ये रोटेट होते जाएगा वैसे वैसे ये आर्म जो है वो इस वाले रीजन में आती जाएगी। इस वाले रीजन में देख रहे हो आप, वॉल्यूम कम हो गया इसका। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें कंप्रेशन हो जाएगा। देन और कंप्रेस किया, यहाँ इसका पावर स्ट्रोक, यहाँ पे अपन ने स्पार्क प्लग दे दो इसको, पावर स्ट्रोक, और यहाँ कहीं आउटलेट वॉल्व। इस तरीके से रोटेशन होता जाएगा, जगह स्पेस कम होती जाएगी, तो ये जो फ्यूल एयर मिक्सचर है या एयर है जो भी है वो आके यहाँ पे कंप्रेस होते जाएंगे, क्योंकि उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है। कंप्रेशन के अंदर बेसिकली वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, तो वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, जगह कम होती गई, पावर जनरेट हुआ। पावर के कारण पावर कैसे जनरेट होगी, हायर वॉल्यूम रीजन है ये, लोअर वॉल्यूम रीजन और लोअर वॉल्यूम। वॉल्यूम जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा, ये फ्यूल एयर मिक्सचर क्या होता जाएगा, कंप्रेस होता जाएगा। कंप्रेस होगा यानी उसका प्रेशर इंक्रीज होगा। एक मोमेंट जहां पे आपको हाई प्रेशर यानी मिनिमम वॉल्यूम रीजन दिख रहा है, वहां पे आप इसको क्या कर दो, कंबशन प्रोवाइड कर दो, स्पार्क प्रोवाइड कर दो, उसके कारण कंबशन की प्रोसेस होगी, कंबशन से हीट जनरेट होगी, हॉट गैसेस यानी हाई प्रेशर गैसेस इस ट्रायंगुलर एलिमेंट की सरफेस पे, ये ट्रायंगल शेप का जो आपने एलिमेंट लगा रखा है रोटेटिंग एलिमेंट, इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, फोर्स के कारण एक टॉर्क जनरेट होगा, जिसके कारण ये रोटेटिंग एलिमेंट क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। तो देख सकते हैं कि इस इंजन में एक रेसिप्रोकेटिंग कंपोनेंट है जिसके ऊपर आप अपना वर्किंग साइकिल करवा रहे हो। लेकिन यहां पर जो गैसेस ट्रैप्ड है, सिलेंडर है, वो किसके बीच में है, एक सर्कुलर और एक ट्रायंगुलर एलिमेंट के बीच में, ठीक है। इसके अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग प्रोसेस चलती रहेगी। ये इंजन ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स की बैलेंसिंग करने में ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और रोटेटिंग पार्ट्स की बैलेंसिंग करने में कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। बट लोअर साइज के लिए ये इंजन सुटेबल नहीं है, इसलिए ज्यादा अपने कौन से ज्यादा इंजन चलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग इंजन ज्यादा चलते हैं, ठीक है। नाउ अपन ने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन, ठीक। अब देखते हैं, कंटिन्यूसली अपन बात कर रहे हैं कि एयर फ्यूल अंदर जाएगा वो बर्न होगा, एयर फ्यूल अंदर जाएगा बर्न होगा। अभी मार्केट में ऑक्सीजन बार्स आए हैं ना, ऑक्सीजन बार्स में क्या होता है, वो शायद ऑक्सीजन वगैरह के सिलेंडर्स वगैरह देते हैं, तो वहां पे ऑक्सीजन अपन इनहेल करो, प्योर ऑक्सीजन, ठीक है। नेचुरली भी देते हैं अपन ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के थ्रू, है ना। तो नेचुरल ऑक्सीजन लेना या कोई आपको जबरदस्ती ऑक्सीजन ठूस दे, वो वाली चीज है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एस्पिरेशन, अकॉर्डिंग टू
एस्पिरेशन बोले तो इनटेक, मेथड। एक स्वस्थ आदमी खुद से सांस लेता है नेचुरली, ठीक है। सक्शन के अंदर आपने पिस्टन को नीचे लिया, जैसे आप इंजेक्शन के अंदर दवाई भरी जाती है, वो पिस्टन नीचे खींचते हैं, दवाई अंदर आ जाती है। सेम सक्शन के साथ में जैसे जैसे पिस्टन नीचे आएगा, यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। बाहर का प्रेशर ज्यादा है एटमॉस्फेयर का, तो बाहर से एयर और साथ में फ्यूल मिक्स करते हुए आप उसको इंजन के सिलेंडर के अंदर तक पहुंचा दो। कैसे? नेचुरली। आप धक्का वक्का मारने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये नेचुरल एस्पिरेशन प्रोसेस जो आपकी गाड़ियों में जनरली देखने को मिलती है। फिर आपने एक वर्ड, दो वर्ड सुने होंगे, एक सुना है सुपर चार्जिंग, और सेकंड टर्बो चार्जिंग। सुपर चार्जिंग एंड टर्बो चार्जिंग। सुपर चार्जिंग के अंदर क्या होता है, आपकी इंजन से पावर लेकर आप एक अलग कंप्रेसर चलाते हो, वो कंप्रेसर बाहर से एयर को सक करता है, उसका प्रेशर इंक्रीज करता है, देन वो सिलेंडर के अंदर इंट्रोड्यूस होती है, ठीक है। वो प्रोसेस क्या है? सुपर चार्जिंग। सुपर चार्जिंग में मतलब क्या किया आपने, इंजन से पावर ली, कंप्रेसर चलाया, उस कंप्रेसर से एयर को कंप्रेस करके हाई प्रेशर पे एयर को इंजन के अंदर इंटेक्ट करवाया। टर्बो चार्जिंग में आपके इंजन का जो एग्जॉस्ट गैस निकल रही है, हॉट गैसेस, कई बार अपन ऐसी बचकानी बातें करते हैं कि इंजन का एग्जॉस्ट गैस निकल रहा है, एग्जॉस्ट के वहां पे एक छोटा सा टरबाइन लगा दूं, वो टरबाइन घूमेगा, उससे छोटा सा डायनेमो घुमा लूं और डायनेमो से पे क्या जनरेट कर लूं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लूं, ठीक है। वो एक यूजफुल तरीका है हमारा, बट टर्बो चार्जर सेम मेथड को यूज करता है ना। वो क्या करता है, एग्जॉस्ट जो निकल रहा है हाई प्रेशर का, हाई टेम्परेचर का एग्जॉस्ट, उससे एक रोटरी कंप्रेसर रन होता है, वो कंप्रेसर से आप आने वाली इनलेट एयर को कंप्रेस करते हो और उसको फिर इंजन के अंदर भेजते हो। दोनों के अंदर आप बाहर से एयर को प्रेशराइज करके इंजन में धक्का दे रहे हो, ठीक है। डिफरेंस क्या है? सुपर चार्जिंग में आपने इंजन से पावर लेके कंप्रेसर चलाया, मैकेनिकल वर्क लेकर कंप्रेसर चलाया। सेकेंड चीज, टर्बो चार्जिंग में इंजन के एग्जॉस्ट को यूटिलाइज करके कंप्रेसर चलाया, है ना। तो बताओ दोनों में से एफिशिएंट मेथड कौन सी, सुपर चार्जिंग या टर्बो चार्जिंग? सुपर चार्जिंग जिसमें आप इंजन से मैकेनिकल पावर ले रहे हो, मतलब इंजन का एवरेज डाउन होता है। टर्बो चार्जिंग जिसमें आप इंजन से निकलने वाले एग्जॉस्ट को यूटिलाइज कर रहे हो, तो उसके केस में क्या, आपको इंजन की पावर यूटिलाइज नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जॉस्ट को यूज कर रहे हो, तो इसके केस में इफिशियंसी बढ़ रही है, बट इफेक्टिवनेस किसकी ज्यादा होगी, सुपर चार्जर की। डेफिनेटली आप क्योंकि खरा खरा माल ले रहे हो तो आपको अच्छी चीज मिलेगी, बट उसके लिए आपको इंजन की इफिशियंसी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। एंड टर्बो चार्जर के केस में आप एग्जॉस्ट को यूटिलाइज कर रहे हो, दैट्स व्हाई आपने अपने इंजन की इफिशियंसी को डिस्टर्ब किए बिना काम कर लिया। अब इतनी बात ही हुई कि अंदर फ्यूल जाएगा, कंबशन होगा, बर्निंग होगी, तो बर्निंग होगी तो हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी तो इंजन पार्ट्स का टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। अब टेम्परेचर राइज होगा तो हम लोग सॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या बचपन में थर्मल स्ट्रेसेस पढ़ चुके हैं, उसमें अपने देखा है कि टेम्परेचर राइज होता है तो सब्सटेंस फूलने की कोशिश करता है, बट यार सारे रिजिड कंपोनेंट्स हैं अपने, फूलने की परमिशन किसी को भी नहीं है। अंदर से पिस्टन ने बोला कि मैं इनलार्ज हो जाता हूं, तो सिलेंडर उसको इनलार्ज थोड़ी ना होने देगा। इसका क्या मतलब है, सिलेंडर इनलार्ज होगा। फिर अपन ने ये भी पहले ऐसे भी क्वेश्चन किए कि एक का एक्सपांशन कुछ और तरीके से, दूसरे का एक्सपांशन कुछ और तरीके से, तो एक चाहता है कि मैं फैल जाऊं, एक चाहता है कि तू मत फैले, तो इसके कारण क्या हो सकती है, टेम्परेचर स्ट्रेसेस जनरेट हो सकती है। तो अगर टेम्परेचर रेस करता है किसी पर्टिकुलर लेवल से, तो इंजन के कंपोनेंट्स को डैमेज होने के चांसेस है, क्योंकि हर कंपोनेंट की एक लिमिट है कि वो इतना ही टेम्परेचर बियर कर पाएगा। तो इंजन की बेसिकली आपको क्या करनी पड़ेगी, कूलिंग,
तो ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग मेथड, ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग। कूलिंग के केस में अपन क्या बोल सकते हैं? कूलिंग के केस में अपन क्या बोल सकते हैं? वेरी गुड। तो पहला हमारा क्या हुआ? एयर, है ना? ऑयल और वाटर सेम कैटेगरी में आ जाएंगे। सेकेंड हमारा लिक्विड, चाय ठंडी करने के दो तरीके, हवा फूक मार लो, पानी मिलाना, ठीक है। तो ऐसे ही आपने देखा होगा कि एक एवेंजर आती है 220, उसके अंदर आगे वो रेडिएटर टाइप छोटा सा एक लगा के देता है और वो लिखा भी होता है गाड़ी के ऊपर ऑयल कूल्ड। तो कूलिंग के लिए वो क्या यूज करते हैं? कूलेंट यूज करते हैं। पुरानी पिक्चरों में या पिक्चरों में देखते हैं कि गाड़ी में वो पानी डालते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि कूलिंग के लिए क्या यूज किया है? वाटर को यूज किया है। एयर कूल्ड इंजन के केस में आपको इंजन की सरफेस जनरली ऐसी दिखाई देगी, ये इंजन आपकी बाइक पे लगा होता है डिजाइन का लिए, कांटे कांटे जो होते हैं, ये क्या कहलाती है? फेंस। फेंस बोले तो प्रोजेक्शंस ऑन द सरफेस ऑफ इंजन सिलेंडर, इंजन की सिलेंडर की सतह के ऊपर निकाले गए नुकीले प्रोजेक्शंस, ठीक है। ये भाले टाइप के, ये क्या करते हैं? सरफेस का जो एरिया है उसको बढ़ा देते हैं, और सरफेस का एरिया जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हीट ट्रांसफर रेट भी क्या होगा? बढ़ेगा। फिन्स टू इंक्रीज एक्स्ट्रा हीट लॉस फ्रॉम इंजन। कोई आपकी बात पकड़ सकता है कि आप हीट लॉस करवाई क्यों रहे हो? तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो एक्स्ट्रा हीट है जो काम नहीं आ रही है, जिसको आपको मार्केट में छोड़ना ही पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा हीट को रिमूव करवाने के लिए आप क्या बनाते हो? फिन्स, ताकि सरफेस का एरिया बढ़ जाए। घर पे कभी आलू खाए होंगे तो आलू को अपन काट लेते हैं, काटने से क्या होता है? नंबर ऑफ सरफेसेस बढ़ जाती है, तो सरफेस का एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ता है वैसे ही आपका ठंडा होने का जो रेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। दूसरा एग्जांपल, चाय को अपन प्लेट में डाल के ठंडी करते हैं, क्यों? क्योंकि चाय का एरिया बढ़ा देता है। दूध देने वाला कढ़ाई में से जब दूध देता है तो ऐसा लंबा लंबा करके देता है। लंबा करना मतलब क्या? वो दूध की धार की लेंथ बढ़ा देता है। लेंथ बढ़ाने से वो थोड़ा सा ठंडा जल्दी हो जाता है। तो सिंपली सरफेस एरिया आप इंजन का बढ़ा दो, ताकि हवा से ही कूल करना है, तो हवा यहाँ से ज्यादा जगह से पास हो सके। जितना एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ जाएगा उतना ही हीट लॉस भी इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड चीज, लिक्विड के केस में जो सिलेंडर ब्लॉक है आपका, सिलेंडर, इसको एक जैकेट पहना दो, ठीक है। जैकेट का अपना एक कूलेंट इन, भैया कूलेंट के अंदर आप ऑयल्स भी यूज कर सकते हो और वाटर भी यूज कर सकते हो। कूलेंट आउट, ठीक है। पानी पानी फ्लो होगा यहां से, और वो वाटर इस इंजन के अंदर से हीट जो है वो रेड हीट इस पानी को मिल जाएगी और ये पानी चले जाएगा। इसके बाद आप ये कूलेंट को वापस रीसर्कुलेट करवाने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो? रेडिएटर, जो हीट को रेडिएट कर देता है किसके अंदर? मार्केट के अंदर। तो हीट यहां से वापस रिजेक्ट हो जाती है एटमॉस्फेयर में, ये कूलेंट वापस कोल्ड, हॉट गया, रेडिएटर में गया, ठंडा हो गया। ऑयल रहेगा तो ज्यादा लाइफ तक चलेगा,
बट अगर पानी रहेगा तो लीकेज के कारण वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होगा। तो वाटर इवेपोरेट होगा तो पानी का लॉस होगा और पानी जल्दी सूख भी जाता है। इसीलिए वो ट्रक्स के केस में है तो आसान और चीप मेथड है कि पानी कहीं भी इजीली अवेलेबल हो जाता है, बट उसके केस में प्रॉब्लम यही है कि उसका वेपराइजेशन जल्दी हो जाता है तो सूख जल्दी जाता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग, ऑन द बेसिस ऑफ एस्पायरेशन, ठीक है, हम लोगों ने आईसी इंजन्स देखे। ऑन द बेसिस ऑफ यूज भी होता है। यूज के बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, स्टेशनरी इंजन्स और मोबाइल इंजन्स। इस मोबाइल तो आप लोगों को सभी देखे हैं, किसमें, गाड़ियों में यूज करते हो आप लोग, किसमें यूज करते हो, बाइक्स वगैरह में। और स्टेशनरी आपने जनरेटर्स देखे होंगे, ग्रीन कलर का बड़ा सा डब्बा रहता है, मल्टी वगैरह किसी बड़ी बिल्डिंग के बाहर या मॉल वगैरह के बाहर दिखता है, तो वो क्या है आपका स्टेशनरी इंजन, जो पावर जनरेशन के लिए यूज कर रहे हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूज, अकॉर्डिंग टू यूज, use 9 stationary for power generation, ठीक है। ठीक है, और मोबाइल और ऑटोमोबाइल्स, आपके व्हीकल्स के। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बात कर रहे थे हम लोग कि फ्यूल बर्न होगा, फ्यूल बर्न होगा, फ्यूल बर्न होगा। बर्न करोगे कैसे, आग जलाओगे कैसे। पुराने जमाने में आग जलाने के लिए आपने देखा था लकड़ी को ऐसे से घिसते हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे वो पत्थर को घिस के चिंगारी पैदा करने लगे, यानी कि स्पार्क के थ्रू भी आग लगा सकता हूं। ठीक है, फ्रिक्शन वाली मेथड को अपन यहाँ चेंज कर दे, किससे, हॉट एयर को अगर के ऊपर अगर मैं फ्यूल डाल दूं तो भी उसको बर्न कर सकता हूँ। देखा हो कई पेट्रोल पंप से बाइक्स वगैरह जल जाती है कि गलती से नोजल से अगर 2-3 ड्रॉप अगर बाइक के इंजन के ऊपर आ गए और इंजन काफी हॉट है तो अपना जो फ्यूल है वो आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो हॉट एयर के कांटेक्ट में अगर फ्यूल आता है तो भी उसका कंबशन पॉसिबल। डीजल के केस में जनरली अपन यही चीज करवाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंबशन मेथड, अकॉर्डिंग टू इग्निशन बोलना चाहिए, अग्नि देवता, अग्नि। ठीक है, तो अग्नि देवता आप कहां से प्रकट करवाओगे। फर्स्ट आपका होता है, सबसे पहले दिमाग में यही चीज आती है, चिंगारी, स्पार्क, स्पार्क इग्निशन प्रोसेस, जिसको आप एसआई इंजिन्स भी बोलते हो। क्या बोलते हो, एसआई इंजिन्स। जनरल पेट्रोल इंजन के केस में आप स्पार्क प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो खुली खुली आग चाहिए, नहीं तो वो जल्दी आग नहीं पकड़ेगी। सेकेंड चीज कंप्रेशन इग्निशन, जैसे कि डीजल में हम लोग करवाते हैं, एयर को कंप्रेस करते हैं, एयर को कंप्रेस करके उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करवाते हैं। टेम्परेचर उस लेवल तक इंक्रीज करवाते हैं जब तक कि अगर मैं उस हॉट एयर के अंदर डीजल को मिक्स करूं तो डीजल बर्न होना शुरू हो जाए। तो ये क्या हो गया, सीआई इंजन्स, सीआई इंजन्स। ठीक है, जो डीजल के केस में होता है। कंप्रेशन जनरेट करके एयर के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशराइज करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा प्रेशराइज करना मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर झेल सकने वाला इंजन बनाना पड़ेगा, यानी आपको इस इंजन की स्ट्रेंथ क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। एक ऐसा बलून जो कि हाई प्रेशर को झेल सकता है, एक ऐसा बलून जो कि हाई प्रेशर को झेल सकता है, उसके डायमेंशन भी आपको ज्यादा। स्पार्क इग्निशन एंड कंप्रेशन इग्निशन, हॉट एयर के साथ कांटेक्ट करवा के आप फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, आप स्पार्क प्रोवाइड कर रहे हैं टू कंबशन फॉर द
ignition process, to start the combustion process. On the basis of thermodynamic cycle आपने thermodynamics में ऑटो साइकिल कांस्टेंट वॉल्यूम पे कंबशन एग्जीक्यूट करवाते हैं, डीजल साइकिल कांस्टेंट प्रेशर पे कंबशन एग्जीक्यूट करवाते हैं. ये दोनों साइकिल्स हम लोग डिटेल्स में एनालाइज करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में अपन कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.